दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उनके तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज कराया गया और इस शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया पर नजर डाले तो साफ जाहिर होता है कि एक तरफ पहली बार गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के सामने गठबंधन सरकार चलाने की पहली चुनौती सामने खड़ी है और दूसरी कि क्या सीबीआई ईडी तंत्र के सहारे सहयोगियों को जुटाने की या विपक्ष को छिन्न भिन्न करने की जो मुहिम थी, उस मुहिम के बावजूद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी कितने दिन टिकेगी, जयंत चौधरी की पार्टी कितने दिन टिकेगी, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी कितने दिन टिकेगी और इन सब से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन, इस सरकार के अंदर उनके लिए समर्थन कितने दिन रहेगा, संघ उनके साथ कब तक चुप्पी साधे बैठा रहेगा। इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षाविद और इस देश की सियासत पर, सियासत के तरीकों पर बहुत पैनी नजर रखने वाले संदीप मनुधने जी। संदीप मनुधने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपके लिए, संसद में वो आपने देखा होगा जब संजय सिंह नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री की जब स्पीच हुई थी राज्यसभा में, क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? एक अकेला कितनों पर भारी। आज एक अकेला कितनों पर निर्भर देखकर आपको कैसा लग रहा है? अभिषेक जी, संजय सिंह की उस नारेबाजी का हश्र क्या हुआ वो हम सबने देख लिया। जेल की हवा खानी पड़ी उन्हें फाइनली। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी ने भी नारेबाजी संसद में की तो वो उनके निशाने पर आ जाता है, फिर वो सांसद हो या कोई भी हो। मैंने ये बात सबसे पहले इसलिए बोली कि यदि कोई भी ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी की एनडीए 2.0 सरकार का, फुल टर्म की 2.0 एनडीए बोल रहा हूं इसलिए, सरकार का, अब मोदी 3.0 तो है नहीं, यदि इसमें मोदी की व्यक्तिगत अप्रोच में थोड़ा सा भी फर्क आएगा, पर्सनली आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला है। वो उतनी ही आक्रामकता से काम करेंगे और वो संसद को उसी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने पिछले 10 साल फुल मेजॉरिटी में चलाई थी, जिसमें उन्होंने संसदीय परंपराओं, संसदीय मर्यादा, उस सबको ताक पे रख दिया था। उस पर हम आगे चर्चा में बात करेंगे। लेकिन उनकी कोशिश पूरी ये होगी कि किसी भी तरह जादुई आंकड़े 272 को जल्दी से जल्दी छू लें, किसी भी तरह यहां वहां से जुगाड़ करके लोगों को अपने साथ ले आएं और उनके जितने भी समर्थक हैं और राइट विंग के जितने भी सपोर्टर्स सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, वो तो खुल के लिख रहे हैं कि अरे चिंता मत करो, 6 महीने 12 महीने में तो अमित शाह जी यहां वहां से लोगों को ले ही आएंगे। तो वो तो उसको एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ऑपरेशन लोटस और ये सबको एक्सेप्टेड, ऑपरेशन कमल, लोटस, जो भी आप बोल लें, दे कंसिडर इट एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। तो आज इस वक्त अभी नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, हम अगर अनुमान लगाना चाहें, 3 चीजें चल रही होंगी। बहुत अच्छा हुआ मैं फिर से पीएम बन गया तीसरी बार, जल्दी से जल्दी 272 का आंकड़ा छूना है और बताता हूं अपोजिशन को संसद में कि मोदी सरकार क्या कर सकती है, जो एक्चुअली एनडीए सरकार है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा अभी वो और कुछ भी सोच रहे होंगे। उनका काम करने का पैटर्न एकदम फिक्स है, तो वो इसी दायरे में ही सोचेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो नाटकीय विजय इंडिया अलायंस ने प्राप्त की है इस चुनाव में, कई लोग सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि इंडिया अलायंस कहां से जीता, वो तो हार गया है, उसके तो 234 प्लस 9 ही हो पाए हैं। फिर तो आपको भारतीय राजनीति की एबीसीडी भी नहीं पता। पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था जिन पार्टियों के खिलाफ हो, जिन पर सुबह से शाम एजेंसीज के हमले हो रहे हों, पूरा मीडिया तंत्र राज्य प्रायोजित होकर गोदी में बैठ गया हो और वो हमलों के सिवा कुछ ना कर रहा हो, जिनके बैंक अकाउंट सीज हो चुके हों, ऐसे में विपक्षी दलों का एक हो पाना, इंडिया अलायंस बना पाना, उसे जिंदा रख पाना, चुनाव लड़ पाना, 7 फेजेस में से जीवित बाहर निकल कर आना और उसके बाद 234 प्लस 9 जीतना, ये एक विजय से कम कुछ नहीं है। तो अब इंडिया अलायंस पूरी ताकत से अगर जमीन पर और संसद में, सोशल मीडिया पर और अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग में
अगर आक्रामकता बनाए रख सका तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या हरियाणा का हो या झारखंड का हो, ये तीनों जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। और अगर लेकिन ये तीन चुनाव इंडिया संदीप जी जी, ये तीनों चुनाव नवंबर में है, अभी हम बात जून में कर जी रहे हैं। और जहां तक मेरी जी जानकारी है, जून महीने में, जून या जुलाई महीने तक के लिए सरकार ने इंटरिम बजट, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, उसमें संसद से अनुमति ली है, उसके आगे के खर्च के लिए नहीं ली है। बचे हुए महीने के लिए बजट आना है, जिसको पूर्ण बजट कहते हैं, और उस बजट के लिए सांसदों को दिलाने के लिए, स्पीकर के चुनाव के लिए सरकार को सदन बुलाना होगा, पहला सदन बुलाना होगा। पहले सदन में 3 मौके सरकार के पास फ्लोर टेस्ट के लिए तब भी होंगे जब राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति महोदया ने कभी नहीं कहा है कि इन्हें बहुमत साबित करना है, लेकिन 3 मौके होंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, पहले सत्र का पहली लोकसभा का पहला बिल्कुल सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन पर। पहला स्पीकर का चुनाव, दूसरा थैंक्स मोशन, और तीसरा मनी बिल पर जो 114 डिमांड होगी। अब तो रेलवे की भी कुछ डिमांड जुड़ गई है। किसी एक डिमांड पर भी अगर वोटिंग में सरकार गिरी तो सरकार मनी बिल है गई। क्या लगता है, इन तीनों अग्नि परीक्षा को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पार करने देंगे, या इंडिया अलायंस तब तक के लिए चुप बैठेगा कि नरेंद्र मोदी को आगे मौका दिया जाए? इंडिया अलायंस अपना पूरा लोकतांत्रिक प्रयास करेगा कि इन मौकों को भुनाया जाए, और यही लोकतंत्र का तकाजा भी है। हालांकि इंडिया अलायंस ने अभी सरकार बनाने की कवायद को थोड़ा सा विराम इसलिए दिया क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि 20, 25, 30 के आंकड़े से, क्योंकि वो थोड़े से पीछे हैं, अगर हड़बड़ में गिरते पड़ते गए और सरकार बनाने की कोशिश की और अंतर विरोधाभासों में सरकार गड़बड़ कर बैठी 6 महीने में, तो फिर जो मध्यावधि चुनाव होगा उसमें मोदी जी बहुत करकराती एकदम मेजोरिटी से वापस आ सकते हैं। ये बात इंडिया अलायंस के परिपक्व नेताओं को समझ आ गई थी, और ये हम सब जान रहे थे कि इस तरह से ये लोग गलती नहीं करेंगे। एंड इट इज वेरी गुड कि उन्होंने ये बच्चों वाली गलती नहीं की, बचकानी गलती नहीं की। लेकिन संसद में जिन मौकों का आपने अभी वर्णन किया, वहां पर मोदी जी मेजॉरिटी साबित न कर सकें, यह प्रयास करना इंडिया अलायंस का लोकतांत्रिक धर्म है। उसकी कोशिश उनको पूरी करनी चाहिए। अब वो करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन करनी तो चाहिए। दूसरी बात, जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी नायडू जी, मुझे नहीं लगता कि अगले 30, 60, 90 दिन में एकदम से नाव को पलटेंगे। पलटनी होती तो पिछले 10 दिनों में, पिछले 4 दिनों में पलट दी होती। अभी एकदम इतना जल्दी कुछ भी नहीं पलटेगा। अब ये चलेंगे 6 महीने तक, और अंदर खाने ये लोकसभा स्पीकर का पद भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो पद अगर नहीं मिला तो फिर इन दोनों पार्टियों का टूटना लगभग आप तय मान लीजिए। उन दोनों को भी ये पता है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमको लोकसभा स्पीकर का पद मिले, क्योंकि अभी तक जो खबर है, चारों बड़े मंत्रालय इनमें से किसी को नहीं मिल रहे हैं। आप याद कीजिएगा 4 जून की शाम, 5 जून, 6 जून, 7 जून यही चर्चा थी कि वित्त और गृह मंत्रालय तो नीतीश जी और नायडू जी अपने लोगों के लिए या खुद के लिए मांगेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये चर्चा हो भी रही है, और बीजेपी ने शायद ये स्पष्ट कर दिया कि चारों बड़े मंत्रालय तो हम आपको नहीं दे सकते। वित्त हो गया, गृह हो गया, रक्षा हो गया, और चौथा भी हो गया। तो ये 4 मिला, जी हाँ, तो ये चारों मिलाकर किसी भी तरह से बीजेपी अपना होल्ड कम नहीं करना चाहती। तो फिर अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये लोग अभी 30 से 60 दिन समय गुजरने देते हैं। एक और चीज जो नीतीश और टीडीपी देखना चाहेंगे इस वक्त, इंडिया अलायंस की एकजुटता संसद में दिखती भी है कि नहीं जी। उनका कौन मेजर लीडर ऑफ अपोजिशन परफॉर्म कैसा करता है, मुद्दे क्या उठते हैं, और पहला संसद सत्र शुरू होने से पहले, जुलाई में ही जो होगा, अगले 15, 20, 25 दिन इंडिया अलायंस कौन से मुद्दों को उठाता है। क्या वो नीट परीक्षा में तथाकथित धांधलियों को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल हो पाता है, और क्या पुराने जो मुद्दे चले आ रहे हैं उनको वो जीवंत रख पाता है, या गया चुनाव और गए मुद्दे वाली कहानी हो जाती है। ये नीतीश और नायडू बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे।
इंडिया अलायंस की अपनी चुनौतियां कम नहीं है अभिषेक जी। आज इंडिया अलायंस के पास अपना एक सचिवालय तक नहीं है। अब जब तक वो अपना खुद का एक सेक्रेटेरिएट सचिवालय नहीं बना लेते, कोऑर्डिनेशन करेगा कौन, होगा कैसे? सब लोगों को बांध के रखने की मतलब जिम्मेदारी होगी किसके? संदीप जी, आप कह रहे हैं कि जैसे यूनाइटेड फ्रंट में हरकिशन सिंह सुरजीत, भले ही चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल संयोजक थे, लेकिन हरकिशन सिंह सुरजीत की सबसे बड़ी भूमिका थी, वो सरकार से भी बिल्कुल। बड़े माने जाते थे। ठीक यही स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस की थी। मीडिया के कुछ लोग उन्हें सुपर प्राइम मिनिस्टर तक कहते थे। और कमोबेश यही स्थिति सोनिया गांधी की मनमोहन सिंह के दौर में थी। अब फिर वही एरा 1996 से 2014 के बीच वाला जब वापस आ गया है, तो क्या आपको लगता है इस सरकार में इस भूमिका के निर्वाह के लिए जब उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, एक ताकतवर विपक्ष है, राहुल गांधी जैसे वक्ता है, इसके साथ साथ आप देखें तो महुआ मोइत्रा सदन में बोलेगी, और अलग अलग राज्यों से तमाम लोग बोलने वाले जीत करके आ गए हैं जो सदन में सरकार की बखिया उधेड़ सकते हैं। उस सदन के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार का एक ऐसी सरकार जो दो ऐसे राजनीतिक दलों पर टिकी हुई है जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में बता दूं, उनके बारे में आज मुझे जानकारी मिली कि वो कोशिश में लगे हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने की कवायद से पीछे न रहे, अपने बेटे नारा लोकेश को चीफ मिनिस्टर बनाकर प्रधानमंत्री पद की होड़ में इंडिया अलायंस के साथ यदि कोई सहमति बनी तो खुद कूद जाए। तो इस परिस्थिति में इस नरेंद्र मोदी के लिए क्या आपको लगता है कि उन्होंने बाधा का अंदाजा लगाए बिना छलांग लगा ली है? नरेंद्र मोदी जी ने वही किया है जो वो करते, किसी भी तरह सत्ता अपने हाथ में रखना। आरएसएस और बीजेपी कभी भी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। बनते कोशिश वो सत्ता पर अपनी ग्रिप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, साम दाम दंड भेद सब लगाकर। ये सामान्य राजनीति करते ही नहीं है। आप इनकी राज्य सरकारों को देख लें और विशेषकर 2014 के बाद के हमारे इस नवीन भारत, न्यू इंडिया जिसको ये कहते हैं, उसमें राजनीति के मापदंडों को देख लें। जिस बेशर्मी से हॉर्स ट्रेडिंग को इन्होंने कानूनी जामा ही पहना दिया एक तरह से, वो इसका सबूत है। आपने हरकिशन सिंह सुरजीत की बात की, जॉर्ज फर्नांडिस की बात की, सोनिया गांधी की बात की, लेकिन अभिषेक जी, आप जिस 1996 से 2004 और 2004 से 14 के युग की बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का युग नहीं था। हम ये बिल्कुल ना भूलें। 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी का युग आया है, जिसमें अचानक से ड्रॉप आ गया कोलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरी और सत्ता को न छोड़ने की चाहत के कारण, एनडी अलायंस में मुझे नहीं लगता कि कोई हरकिशन सिंह सुरजीत बनेगा या जॉर्ज फर्नांडिस बनेगा या सोनिया गांधी बनेंगी। जो रहेंगे वो मोदी जी और शाह जी ही रहेंगे। हो सकता है शायद 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 शिवराज जी या गडकरी जी को सारे अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेके चलने की एक सेकेंडरी जिम्मेदारी भी दे दी जाए, संभव है। लेकिन उसकी संभावना भी मुझे थोड़ी सी क्षीण इसलिए लगती है कि फिर वो एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बन के उभरेंगे, और पावर सेंटर्स के साथ मोदी जी क्या करते हैं, ये हमने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हुआ वो अच्छे से देख लिया। और अब जो अटकलें हैं योगी जी के साथ जो होने वाला है, 6-7 महीने से जो लोग आशंकाएं जता रहे हैं, अगर वो हो गया तो फिर इस पे मोहर लग जाएगी। तो मुश्किल होगा इंडिया अलायंस को चलाना, लेकिन अपनी पर्सनालिटी के जोर पे, सेंट्रल एजेंसीज की ताकत पे, ऑपरेशन लोटस को पैरेलल में एक्टिवेट करके, धन बल के जोर पे लोगों को तोड़ के अपनी संख्या बढ़ाने की कवायदें लगाकर, संसद के भीतर अपनी आक्रामकता को कम न करके, मोदी जी और शाह जी ये पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यथास्थिति बनाई रखी जा ये सके। एक महत्वपूर्ण सवाल है संदीप जी, स्टेटस को मेंटेन करने की बात आपने की। स्टेबिलिटी और स्टेटस को में तो खैर जो जमीनी फर्क होता है वो समझने की जरूरत है हमारे दर्शकों को भी। लेकिन बिल्कुल यही परिस्थिति में, जिस स्टेटस को की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही परिस्थिति में जैसे मोदी जी ने 240 की संख्या पर सरकार बनाई है, नरसिम्हा राव ने 232 की संख्या पर सरकार बनाई थी। उनके सामने भी मजबूत विपक्ष था, 119 सांसदों वाली भाजपा थी, 50 से ऊपर सांसदों वाला लेफ्ट था। लेकिन नरसिम्हा राव के सामने जो परिस्थिति थी वो यही थी
कि भाजपा और लेफ्ट ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते थे, कि नरसिम्हा राव की सरकार को कोई खतरा हो। बीच में तकरीबन 60-62 सांसदों वाला जनता दल भी था। तो ये एक बड़ी अजीब परिस्थिति थी नरसिम्हा राव के सामने कि लाल झंडा और भगवा झंडा ये दोनों विपक्ष में थे और ये कभी एकजुट नहीं होते, और वो 5 साल खींच करके ले गए किसी तरह से। तमाम विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव, जेएमएम कांड सबको झेलते हुए लेकर के चले गए। नरसिम्हा राव के सामने, इनके मोदी के सामने ये स्थिति नहीं है। आप देखिए 4 पार्टियों के ही 187 एमपी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी। इन 4 पार्टियों के सांसदों की संख्या 187 है, और इसके अलावा इंडिया अलायंस प्लस नॉन बीजेपी, जो बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, वैसे सांसदों की संख्या जोड़ ले 243 पर जाकर रुक रही है। तो इस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भरोसा कब तक नरेंद्र मोदी को मिलता रहेगा? और क्या आपको लगता है कि इस भरोसे को बनाए रखने के लिए जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का अप्रोच नहीं रहा है, उस अप्रोच को रातों रात बदल करके बिल्कुल एक आम सहमति वाली सरकार चला पाना इनके लिए कितना आसान होगा? देखिए, अगले 1 साल तक तो मोदी जी और शाह जी ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे कि इन दोनों को डिस्टर्ब किया जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आने वाले तीनों बड़े विधानसभा चुनावों के बीचों बीच कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में वैसे ही ये बहुत स्लिपरी विकेट पर गेम खेल रहे हैं। लोग ऐसा बता रहे हैं कि हरियाणा इज एज गुड एज लॉस्ट और महाराष्ट्र बिल्कुल 50-50 हो चुका है। और वहां पर अभी फिलहाल जितने भी महायुति के लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने फिर से बहुत तीखे भाषण देना शुरू कर दिए हैं आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी। तो वो भी थोड़े बहुत घबराए हुए तो हैं। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों को देखते हुए और नीतीश कुमार का जो अगले साल का बिहार चुनाव को जल्दी असेंबली भंग करवा के करने की भी कवायद होगी, इस सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और शाह जी इन दोनों को तंग करें। अब अगर इनको लोकसभा स्पीकर का पद अभी दे दिया जाता है तो फिर इनकी लॉयल्टी ऑलमोस्ट गारंटी। ये दोनों फिर अपोजिशन को तंग ना करें, लेकिन एनडीए अलायंस को तो बिल्कुल ही तंग नहीं करें, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। और इनकी जो राज्य स्तरीय मांगे हैं, वो रेलवे से जुड़ी हुई हो, या वो पेगासस की जांच से जुड़ी हुई हो, या अमरावती के लिए फंड से जुड़ी हुई हो, या स्पेशल स्टेटस की इतनी बड़ी मांग है जो पूरा होते ही बाकी के राज्यों में भयानक असंतोष भी फैल सकता है, और वो इंडिया अलायंस पे होगा कि वो उस असंतोष को कैसे एक राजनीतिक मुद्दे में सड़क पे तब्दील करता है। ये सारे मुद्दे सब अभी कुलबुलाते रहेंगे, और इनके चलते राजनीति अभी कुछ महीने तक एनडी अलायंस के फेवर में ही दिखती है। एकदम से कुछ टूटन हो जाएगी ऐसा मुझे फिलहाल तो नहीं लगता है, अनलेस मोदी जी और शाह साहब कुछ बहुत ही ड्रामेटिक स्टेप्स लें। अब जैसे 1 तारीख से बीएनएस आ रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता के नाम पे आईपीसी को रद्द करके एक नया कानून बनाया गया है, उसके प्रावधान इतने खतरनाक हैं कुछ कुछ कि लोग जो जानकार हैं विधि के, उनको अगर आप सुने तो उनका कहना है कि 1 जुलाई 2024 से भारत एक पुलिस राज्य में तब्दील हो रहा है। अब अगर ऐसा हो जाता है, और अगर टीडीपी जेडीयू के पास होम मिनिस्ट्री नहीं होती है, फिर तो कुछ भी संभव है। फिर तो वो कानून के प्रावधानों के तहत ये लोग दे कैन लिटरली क्रैक अपॉन एनीबडी एंड एवरीबडी। तो क्या ये ऐसा करेंगे, या ये शांति से अभी कुछ चीजें होने देंगे और 6-7 महीने बाद अपना मन बनाएंगे कि क्या करना है? ये बातें अभी भविष्य के गर्भ में छुपी है। हमें 7-10 दिन रुककर मोदी और शाह का अप्रोच देखना होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे से अगर मैं गोदी मीडिया और राइट विंग के सोशल अकाउंट्स को अगर ध्यान से देखता हूं, सोशल मीडिया के, ये लोग बिल्कुल अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। गोदी मीडिया फिर से पूरी ताकत से जहर उगलने में लग गया है, और राइट विंग के सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी ताकत से वही सब कर रहे हैं जो वो 31 मई तक कर रहे थे। उसके बाद 48-72 घंटे थोड़ी ठंडक पड़ गई थी, डर गए थे ये सब। अब उनको संदेश आ गया है कि फिर से तुम शुरू हो जाओ भाई। अगर उनको ये संदेश जा सकता है तो फिर हमें ये मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि मोदी शाह जी अपनी व्यक्तिगत शैली को बिल्कुल भी बदलेंगे। तो कहने को तो एनडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन क्या वास्तव में ये गठबंधन की सरकार है? अब मेरे ख्याल से अभिषेक जी हमको इसको डे टू डे बेसिस पे देखना होगा, क्योंकि वेरिएबल इतने ज्यादा हैं कि ऊंट किसी भी दिन किसी भी करवट बैठ सकता है। तो एकदम से एडवांस में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। किसी करवट बैठ सकता है। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है आज, वो इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण घटक है राष्ट्रीय स्तर पर,
उनका बयान आया है जी कि नीतीश जी और नायडू जी दोनों हमारे मित्र हैं और इस बयान के गहरे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। आज जिस प्रकार की भाव भंगिमा के साथ दोनों शपथ ग्रहण में बैठे हुए थे, वो फोटो आपने देखी है, नीतीश कुमार की भी और बिल्कुल नायडू की भी। क्या लगता है, बिल्कुल। यहाँ प्रधानमंत्री पद और उप प्रधानमंत्री पद इन दोनों के आसपास दिखाई दे रहा है और दोनों की हम्म उम्र 70 पार है, यानी राजनीति में खोने के लिए अब हम्म, कुछ बचा नहीं है इन दोनों के पास। अब इन कुछ दोनों भी के नहीं। पास वही स्थिति है जो इंद्र कुमार गुजराल के पास थी। इंद्र कुमार गुजराल को और कुछ नहीं था, लेकिन एक बार नाम के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लग गया, लाल कृष्ण आडवाणी या चौधरी देवीलाल के साथ उप प्रधानमंत्री पद लग गया, लुटियंस दिल्ली में हम्म बंगले का इंतजाम हो गया पीएम और डिप्टी पीएम का टैग लगने के साथ कि जीवन पर्यंत ये सुविधा मिलती रहेगी और प्रोटोकॉल भी मेंटेन होता रहेगा। क्या आपको लगता है ये महत्वाकांक्षा 70 पार के नेताओं पर और दो महत्वाकांक्षी नेताओं पर जो इनकी निर्भरता है, उस निर्भरता को आप किस तरह से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए कितना निश्चिंत होने का वक्त है अभी? देखिए, अगर आपने ममता दीदी का नाम लिया, तो मैं आपको और दर्शकों को फिर से याद दिला दूं, ममता दीदी और केजरीवाल के द्वारा ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में संभावित प्रधानमंत्री का नाम लेने के बाद और कोऑर्डिनेटर पद के लिए सहमति न बनने के बाद नीतीश कुमार जी टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म करके निकल गए थे। अगर ममता जी और केजरीवाल ने यही तो संभावित सवाल है सर प्रधानमंत्री, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ, इंडिया गठबंधन ने उनके मुंह से ही ये बुलवाया हो कि गलती आपकी थी तो आप अब बोलिए। हाँ, संभव है। मतलब ये वंस अगेन दिस इज इन द डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस। जी। हम इस पे प्रोबेबिलिटी पे चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ भी संभव है, क्योंकि इनके कहने से ही वो छोड़ के गए थे नाराज होके, तो इनके कहने से हो सकता है वो लौट कर भी आ रहे हैं और पर्दे के पीछे बैक चैनल से चर्चा तो 100% इन लोगों की हो रही हो। अब वैसे लोग तो बताते हैं कि सब बड़े लोगों के फोन में पेगासस लगा हुआ है, तो सारी शरद चर्चा की पवार को रिपोर्ट कहा तो जाता है कि लगे हुए हैं शरद पवार बिल्कुल वापस वो लाने। होंगे भी लगे हुए। हालांकि उनकी हाल ही में अडानी जी के साथ मुलाकात भी हुई है, उसकी रिपोर्टें आज आई भी हैं, जिसके अनेक दूसरे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और अडानी जी आज शपथ ग्रहण समारोह में भी काफी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। तो इस पूरे चेस के गेम में बहुत सारे इक्वेशंस अभी डेवलप हो रहे हैं। हम ये सारी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी खुद के दम पे बहुमत नहीं ला पाए, ये बात मोदी जी भी समझते हैं। आज पूरे शपथ ग्रहण में जो हमने देखा, उनके चेहरे पर वो हर्ष उल्लास नहीं दिखा जो 14 और 19 में था। वो बहुत चिंतित तो दिख रहे थे। अब कुछ लोग उसको चिंता का नाम देंगे, मैं उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का नाम, वो पूरे समय अभी सोच रहे हैं कि अब क्या क्या हो सकता है और मैं इसको कैसे कैसे न्यूट्रलाइज कर दूं। अब आते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पद की बात पर। तो एक छोटी सी संभावना यह भी बनती है कि इन दोनों बड़े पार्टनर्स को शांत रखने के लिए, लॉयल बनाए रखने के लिए इस ट्रम्प कार्ड का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मोदी जी क्या वाकई अपने नाम के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम किसी का जुड़ने देंगे, इसमें भी बहुत संदेह है। वो उनका नेचर बिल्कुल भी नहीं है। सर्वोच्च सत्ता माने सर्वोच्च सत्ता। अब पिछले 3 दिनों में सत्ता निकल जाने के डर से मोदी जी ने जो अचानक से प्रेम दिखाया है पार्टनर्स के प्रति, अचानक से आप देखेंगे जो पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें से बीजेपी का नाम ही हट गया। अब केवल एनडीए का नाम लग रहा है सब तरफ। ये मतलब रातों रात मोदी सरकार, मोदी की गारंटी से हटके एनडीए 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 का जब शुरू हो गया। जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम हटके प्रभु जगन्नाथ का नाम अचानक से भाषण में आ गया था। उड़ीसा जीत गए, अयोध्या हार गए। तो वक्त को देखकर अपनी रणनीति को बदलना, उसमें इनको महारत हासिल है और उसका क्लैश होता है इनके इंटरनल पर्सनालिटी से। उनका जो व्यक्तित्व है, मूल मूल स्वभाव और वक्त की नजाकत, इन दोनों में अभी एक जबरदस्त क्लैश चल रहा है। वो कितना बैलेंस बना के चल पाएंगे, यही हमें आने वाले दिनों में देखना है। संदीप जी, हम आखिरी सवाल पर आते हैं। जैसा कि नीट एग्जाम और उसमें हुई कथित धांधली का आपने जिक्र किया और इसी के साथ अग्निवीर के मुद्दे को लेकर जेडीयू से लेकर चिराग पासवान की पार्टी तक सबने इस पर सवाल उठा दिए। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर भी सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, 3 सलाखों के पीछे है। और आपने देखा कि एक सांसदों की पार्टी, हालांकि उन्होंने आज शपथ लेने से मना कर दिया कि वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं तो एमओएस कैसे बनेंगे। बिल्कुल अब एक बिल्कुल। सांसदों की पार्टी के नेता को जब क्लियरेंस दिया जा रहा है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला इतना उठा हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ऊपर से रोजगार, महंगाई, किसानों का मुद्दा जब
जनता के बीच जा करके इन दलों को, खासकर सहयोगी दलों का को सामना करना है, और 250 के करीब सांसदों वाला विपक्ष इस देश के सत्ता पक्ष के सामने है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी ईंट का भरभराना सत्ता पक्ष की नींव से, उसकी दीवार से एक ईंट का भरभराना या एक मुद्दे का खड़े हो जाना नरेंद्र मोदी के लिए आगे प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री किसी भी दिन लगा तो नहीं देगा? देखिए अभिषेक जी, जो देश के असल मुद्दे हैं वो कहीं भी नहीं गए हैं, वो अपनी जगह यथावत खड़े हैं अभी भी। अग्निवीर एक बेहद घटिया परियोजना है जिसको तुरंत प्रभाव से मोदी जी को रद्द कर देना चाहिए। सर्विंग डिफेंस पर्सोनेल उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लिहाज में और डर से, लेकिन जो रिटायर्ड है उनमें से मैक्सिमम बता रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक योजना है, इसको हटा दीजिए। और अग्निवीर अगर इन्होंने नहीं हटाया तो आप ये लिख के रख लिए कि युवाओं में इनके प्रति मोह भंग और तेजी से होने वाला है। तो ये उनकी जिद उनके लिए ऑलरेडी विनाशकारी साबित हो चुकी है लोकसभा में कई जिलों में, और राजस्थान के कुछ जिले हुए, हरियाणा के हुए, जिसपे बहुत चर्चाएं पहले हुई और आगे भी होगा। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही विकट है और राइट विंग आइडियोलॉजी में सरकारी नौकरियां या सरकार के प्रयास से फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां देना, ये दुनिया भर में राइट विंग इससे दूर भागता है, क्योंकि उसको वो फिर इकोनॉमी में इंटरवेंशन मानते हैं और वो लेसा फेयर यानी अबंध नीति के खिलाफ माना जाता है। पॉलिसी ऑफ तो मोदी जी मोदी जी नौकरी निर्माण पर पूरा साइलेंस बना के रखे हुए हैं, और अचानक से किसी दिन कोई खबर आ जाती इतनी करोड़ नौकरियां बनी। हम सब जानते हैं वो आंकड़े फर्जी। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सीपीआई हाई रहा या डब्ल्यूपीआई हाई या कम रहा, बल्कि लोगों की रियल इनकम्स बढ़ी नहीं है पिछले 10 सालों में। रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, के शेप रिकवरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये असल मुद्दे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम का एक लंबा चौड़ा लेख अभी छपा है कल, जिसमें उन्होंने ये बताया कि क्यों इकोनॉमी का बढ़ते जाना, जीडीपी का बढ़ते जाना और आम आदमी में गुस्सा, ये एक साथ हो रहा है। तो मोदी जी को अपने तीसरे टर्म में इन वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो अब इससे नहीं भाग सकते। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की टैक्सेशन नीतियों के खिलाफ खुद बीजेपी के कैंप में, उनके समर्थकों में भयानक रोष है। वो सब बोल रहे हैं निर्मला सीतारमण जी को हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन वो मंत्री तो बनी है, अब उनको पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा कुछ समय बाद पता भी चलेगा। तो कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं या बनती हैं, टैक्सेशन की नीतियां क्या होती हैं, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पे क्या किया जाता है, अभी अभिषेक जी ये चीजें एक मजबूत इंडिया अलायंस के विपक्षी गठबंधन के सामने बिल्कुल पोटेंट हो जाएंगी। और इंडिया गठबंधन ने एकता की ताकत उत्तर प्रदेश में उसका स्वाद चख लिया है। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन जो माइनॉरिटी में आ गया है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है भारतीय पॉलिटिक्स की। हालांकि गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का ये पूरा कॉरिडोर अभी भी बीजेपी के पक्ष में खड़ा है, जिसके लिए इंडिया अलायंस को 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी जमीन पे, तो उसमें से 25-30% सीटें वो भी ले सकता है। लेकिन यूपी में जो पूरा तख्ता पलट हो गया, इसने बीजेपी को बहुत बहुत गंभीर चिंता में डाल दिया है, जिससे निकल पाना निकट भविष्य में अब संभव नहीं है। और इसके फिर दूसरे निहितार्थ बहुत सारे हैं। योगी के साथ क्या होगा? मोदी जी खुद 240 में से 116वें नंबर पर मेजॉरिटी वोटिंग मार्जिन में फंसे हुए हैं। वो खुद बनारस में मुश्किल से सीट बचा के निकले, अयोध्या हार गए, उसके बाद चित्रकूट बांदा हार गए, प्रयागराज हार गए। जी, मेरे कहने का मतलब ये है, जो बात आप कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर जनता के अधिकांश हिस्से ने जो विपक्ष को वोट पड़ा है, उसमें से ज्यादातर वोट मुद्दों के आधार पर पड़े हैं। कहीं संविधान बचाओ मुद्दा हो गया, कहीं जाति जनगणना मुद्दा हो गई, कहीं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आरक्षण मुद्दा हो गया, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा हो गया, कहीं बेरोजगारी और वैकेंसी नहीं निकलना मुद्दा हो गया, कहीं एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूला मुद्दा हो गया, तो कहीं दूसरे मुद्दे भी आकर के इसमें जुड़ गए। कई सारे पेपर लीक के मुद्दे आकर के जुड़ गए। आज नीट का मामला भी देख ही रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुद्दों के आधार पर जब विपक्ष को इतना बड़ा वोट मिला है, तो इसको लेकर तो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव भी सदन में है। आप ध्यान रखिए, ये सब लोग जब लोकसभा में बैठ रहे हैं तो मुद्दों के आश्रय सरकार को घेरने की कवायद में
भारतीय जनता पार्टी के पास या नरेंद्र मोदी के अप्रोच को देखते हुए आपको लगता है कि मुद्दों के आधार पर हो रही राजनीति में मुकाबला कर पाएंगे सदन के अंदर, या इनके सहयोगी डगमगाए बिना रह पाएंगे? मुद्दों की राजनीति पर ये इंडिया अलायंस के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। ये हमारे 7 फेज के इलेक्शन से स्पष्ट हो चुका है अभिषेक जी। संसद में भी ये नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जितने मुद्दे आपने अभी 7 मुद्दे लिस्ट किए, ये वास्तविक मुद्दे हैं, इंक्लूडिंग नीट के सारी ये तथाकथित धांधली का मुद्दा, स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल स्कैम तथाकथित का उसका मुद्दा। तो ये लोग संसद में इन्हें फिर से संख्या बल से दबाने का ही प्रयास करेंगे, जो संभव नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि ये 19-20 मामला है। तो ये लोकसभा स्पीकर वाली ही छड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो उन्होंने फिर से चलाने की कोशिश की कि सस्पेंड कर दो, सस्पेंड कर दो, सस्पेंड कर दो, धक्के मार के निकाल दो, तो उसका जनता में आक्रोश बहुत भयानक होगा, जो विधानसभा के तीनों चुनावों में परिलक्षित हो जाएगा। तो मोदी जी के लिए अभी इधर कुआं उधर खाई की स्थिति है। अगर मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो फंसेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरियां बिल्कुल स्पष्ट सामने आने वाली हैं। और अब विपक्ष के पास इतने बढ़िया स्पीकर्स हैं कि वो तो बिल्कुल, अब अखिलेश जी जब संसद में बातें करेंगे तो उनको कौन नहीं सुनना चाहेगा। वो इतने बढ़िया स्पीकर हैं और इतने धीर गंभीर बातें करते हैं, तो बीजेपी को सुनना पड़ेगा, एनडीए अलायंस। और अगर सुनेंगे और राष्ट्रीय टीवी पे दिखाएंगे तो देश की जनता जागरूक हो जाएगी। तो उससे तो अच्छा है कि उनको सस्पेंड करा के बाहर कर दो या उनका माइक बंद कर दो। ऐसा करेंगे तो विधानसभा आने वाले चुनावों में इंडिया अलायंस फिर से, तो ये अब रास्ता फंस चुका है। और इसीलिए मैंने कहा अब हमें एक एक दिन ये देखना है कि ये ऊंट किस तरफ जाता है। लेकिन सारी बातें होने के बाद मैं फाइनली एक ही चीज बोलूंगा, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। अब सारी जिम्मेदारी इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ताओं पर है कि क्या वो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन टीम बनाकर दैनंदिन अपनी गतिविधियों का प्लान बना सकते हैं। बाजी इंडिया के पक्ष में आपको दिखाई दे रही है। एक मरा हुआ विपक्ष 242 लोगों के साथ, 243 लोगों के साथ सीना तान के 56 इंची प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो गया है कि मिलते हैं संसद में। आपको लगता है ये कोई छोटी घटना है आज के भारत में, जहां 2 चीफ मिनिस्टर जेल में सड़ रहे हैं? ये एक क्रांतिकारी घटना हुई है और इसका पूरा पूरा फॉल आउट आप अगले 6 महीने से 12 महीने में देखेंगे। और अब हर घटना पे हम नजर रखेंगे ही। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब सरकार के लिए एक एक दिन भारी पड़ने वाला है, और क्या पता कौन सा दिन, कौन सा विधेयक और किस ग्रांट पर या किस सप्लीमेंट्री ग्रांट पर इस सरकार का बहुमत अल्पमत में तब्दील हो जाए और सरकार को इस्तीफा देने जाना पड़ जाए। विपक्ष तैयार इसमें एक चीज और बोलूंगा अभिषेक जी, एक चीज और बोलूंगा। अब संसद में अटेंडेंस का बहुत बड़ा हेडेक आ गया है बीजेपी के ऊपर जी, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले मुझे लगता है सुनिश्चित करेंगे कि सारे लोग संसद में रहें, 90% लोग संसद में रहें। तो बीजेपी की तरफ से तो रोज ही व्हिप इशू होने की स्थिति अब आने वाली है कि भैया आ जाना सब लोग, क्योंकि गलती से भी वो अल्पमत में आ गए तो सरकार ही खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। नरेंद्र मोदी के लिए इस सरकार को चलाना लोहे के चने चबाने जैसा है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में बाजी जाती हुई दिख रही है। बस इंतजार है तो इस बात का कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कब, किस रूप में, किस तरीके से हवा देते हैं। पहली बार वो हवा दे नहीं सकते थे, इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि राष्ट्रपति भवन से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को ही न्योता मिलने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदया है वो नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दरमियान ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनी गई है। तो स्वाभाविक है कि जो थ्योरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की शंकर दयाल शर्मा ने चलाई वो उस थ्योरी पर जा सकती थी। लिहाजा उस दौर में खासकर 4 जून से लेकर आज 9 जून की तारीख तक, नरेंद्र मोदी की शपथ तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलने का कोई फायदा होता नहीं। उल्टा आरोप लगता कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने से रोकने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब सरकार बन गई, जैसे देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में बनी थी 2019 में, अब जब सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद कम से कम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं मिला या इन लोगों ने मौका देने में कोई फच्चर फंसाया। अब सवाल उठता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह सदन में करती है, सहयोगियों को कब तक जोड़े रखती है, और इससे भी बड़ा सवाल जनता के मुद्दों के साथ पता नहीं
कौन कब कौन सा सहयोगी दल कब इंडिया गठबंधन के साथ जाकर खड़ा हो जाए, उसमें उसकी महत्वाकांक्षा जनता के मुद्दों के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाए। ये समय कोई नहीं जानता कि कब वो समय आएगा, इंतजार कीजिए उस समय का और संसद के पहले सत्र का। संदीप मनुधने जी ने सारी बातें साफ कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, इतने स्पष्ट शब्दों में, इतनी क्लैरिटी के साथ आपने हमारे दर्शकों के सामने तमाम विधायी से लेकर राजनीतिक मसलों, संधियों और दुर्विसंधियों को और उनकी संभावनाओं को एक साथ रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।